हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिटी के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों, ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। यदि हम इसके लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो उसका अनुपात है 3:2। दोस्तों, इस ध्वज को बनाने के लिए एक झंडा समिति का निर्माण किया गया और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस ध्वज का निर्माण करते हैं, याद रखिए, वो आंध्र प्रदेश के हैं, पिंगली वेंकैया। दोस्तों, इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए, ये जो ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था वो आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने किया था। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। देखिए दोस्तों, संविधान बनकर कब तैयार हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान पूरे देश में लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ध्यान में रखिए, संविधान का बन के तैयार होना और पूरे देश में लागू होना, ये अलग अलग डेट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 31वां संविधान संशोधन। दोस्तों, याद रखिए, ये संविधान संशोधन हुआ था 1973 में। और इसके तहत क्या किया गया था? ये 525 जो संख्या थी उसको बढ़ाकर किया गया 545, जिसमें राज्यों से अगर सीटों की बात करें तो वो थी 530 और जो बची हुई सीटें थी वो थी केंद्र शासित प्रदेशों से। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, याद रखिए, ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 85 क्लॉज 2 और सब क्लॉज बी में दिया गया है। देखिए दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो वो तो होता है 5 वर्ष का, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। अब राष्ट्रपति को ये सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री। अगला सवाल कर लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। और ये कहाँ बताया गया है? हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 126 अनुच्छेद 126 में। दोस्तों, ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? देखिए, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो ना हो, वो बीमार पड़ गए हो, छुट्टी में हो, तो उसकी जगह जो काम करता है उसको बोलते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सांसद द्वारा। देखिए दोस्तों, ये जो संसद होता है ना, पार्लियामेंट, ये कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण करता है। और यदि इन वेतन में किसी भी प्रकार के वृद्धि की ज़रूरत हो तो संसद फिर से कानून बनाकर जो है वो वेतन में वृद्धि कर सकता है। मतलब ये सारा शक्ति जो है वो संसद पार्लियामेंट में निहित है। अगला सवाल देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 65 वर्ष। दोस्तों, याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट का उम्र है 65 वर्ष और हाई कोर्ट में है 62 वर्ष। पहले हाई कोर्ट में 60 वर्ष था, लेकिन 1963 में, ध्यान में रखिए, 1963 में संशोधन करके हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की एज को 2 साल बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। ध्यान रहेगा आप लोगों को। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश से ली गई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, ध्यान में रखिए, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तब मुस्लिम लीग
ने इस बैठक का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग एक अलग से देश पाकिस्तान की मांग कर रहा था। और संविधान सभा का जो गठन किया गया है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया है। दोस्तों मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप कॉपी और पेन पकड़ कर रखें और नोट करते जाएं जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रही हूँ। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों याद रखिए, संविधान को बनने में कुल खर्च जो है वो 64 लाख रुपए हुआ था। और ये संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, इस दिन ये बन के तैयार हुआ था। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा लोक निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो है लक्षद्वीप। ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। अगला सवाल कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब है कलकत्ता में। दोस्तों ध्यान में रखिए, 22 अक्टूबर 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। और जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। और दोस्तों इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। दोस्तों याद रखिए, इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिन। अगला सवाल कर लेते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? इसका सही जवाब है भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। दोस्तों ये भी ध्यान में रखिए, इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और साथ ही साथ कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति भी प्रदान की गई। क्या क्या बोला मैंने? एक तो बजट पर बहस करने की शक्ति, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति, ये सभी प्राप्त हुई हमें भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला सवाल देख लेते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। दोस्तों याद रखिए, द्विसदन बनाया गया मतलब 2 सदन थे। एक सदन था केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, और दूसरा था राज्य परिषद, राज्य परिषद। इसको बोला गया निचला सदन और इसको बोला गया उच्च सदन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 से। दोस्तों याद रखिए, इसी के तहत जो है वो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, अखिल भारतीय संघ। दोस्तों ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। बाद में इसके बहुत सारे पॉइंट्स को हमारे संविधान में ले लिया गया था जस का तस। अगला सवाल देख लेते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। दोस्तों ध्यान में रखिए, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों ध्यान में रखिए, ये जो संघीय शासन था अर्थात संघ की 2 इकाइयां थी। पहली इकाई थी ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरा था देसी रियासतें। इसको ध्यान में रखिए। अगला सवाल देख लेते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। इसको हम पहले ही देख चुके हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन द्वारा। दोस्तों ये मिशन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लाया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन करके किसके अंतर्गत किया गया? इसमें यह पूछ रहा है कि संविधान सभा का गठन जो है वो कब किया गया और किस मिशन के तहत किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, उस समय संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 389। ब्रिटिश प्रांत में 292 सदस्य आए थे और देसी रियासतों से आए थे 93 और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आए थे 4। तो ध्यान में रखिए, जब संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, तो उस समय संविधान सभा में कुल जो संख्या थी वो 389 थी। ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य आए थे? 292, देसी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? और दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। मतलब क्या है इसका? कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। दोस्तों साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि संविधान सभा निर्माण का पहला जो विचार आया था वो आया था BN रॉय के दिमाग में। कब? 1934 में। ये पहले विचारक थे संविधान सभा के निर्माण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों याद रखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? संविधान सभा को ये बताना था कि जब हम संविधान का निर्माण करेंगे तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, और यही उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। देखिए दोस्तों, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसी को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया है। जो आज हम संविधान में एक प्रस्तावना देखते हैं 1 पेज का, ये उद्देश्य प्रस्ताव का ही कंक्लूजन है। अगला सवाल देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। दोस्तों यदि आप हमारे संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आज हमारी संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित करती है, और दोस्तों इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों याद रखिए, इस राष्ट्रगान को लिखा किसने है? नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। कब लिखा है दोस्तों? 1911 में, और ये मूल रूप से बांग्ला में लिखा हुआ है। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों ध्यान में रखिए, ये जो अशोक स्तंभ है वो शासन, संस्कृति और शांति का प्रतीक है। ध्यान में रखिए, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखिए, 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
GV मावलंकर। दोस्तों एक बात और याद रखिए, संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी और एक समिति थी वहां पर प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? जैसे हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा है, जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगाल प्रेसिडेंसी। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। क्या हुआ, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो बम्बई प्रेसिडेंसी से खड़े हुए, लेकिन वो चुनाव हार गए। उसके बाद फिर वो बंगाल प्रेसिडेंसी से खड़े हुए और फिर चुनाव वो जीते थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। दोस्तों ध्यान में रखिए, हमारा संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और जब संविधान सभा गठित की गई तो बहुत से अलग अलग देशों के संविधान को पहले पढ़ा गया, उसमें रिसर्च किया गया, और जिस भी देश के संविधान में जो भी अच्छी बातें थी उसको हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया। क्लियर है? तो ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है, ये फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। देखिए दोस्तों, संसद के विशेषाधिकार की बात कही गई है। हमारे भारत के संसद में दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक है सामुदायिक और दूसरा है व्यक्तिगत। मतलब सामुदायिक रूप से भी हमारे देश के सांसदों को शक्तियां, विशेषाधिकार प्राप्त हुई हैं, और प्लस व्यक्तिगत रूप से भी उनको विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं। और ये जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। देखिए, मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं, जो हमारे देश के नागरिकों के साथ साथ इस देश में रहने वाले जो विदेशी हैं उनको भी ये कुछ अधिकार दिए गए हैं। और ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा पहला देश था जिसके संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत। देखिए दोस्तों, अगर हम मूल संविधान की बात करें जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मतलब कि 4 अनुसूची जो है वो समय के साथ साथ संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया, और जो पहला संविधान में संशोधन हुआ था 1951 में, और उसी के तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्लियर है? अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5वीं अनुसूची। देखिए दोस्तों, 5वीं और 6वीं ये 2 अनुसूची है जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में कैसे प्रशासन किया जाएगा, किस प्रकार नियंत्रण किया जाएगा, उसके लिए स्पेशल उपबंध प्रोविजंस बनाए गए हैं। क्लियर है? याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची। देखिए दोस्तों, 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियां हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची।
इन सूचियों में विषय का बंटवारा किया गया है कि कौन कौन से विषय पर कौन कौन कानून बनाएगा। संघ सूची में जितने विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाएगा हमारे देश की संसद। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाएगा राज्य की विधायिका। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची में। देखिए दोस्तों, ये जो 9वीं अनुसूची है जिसको प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, इसमें क्या है, अगर किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दें तो फिर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उस पर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मतलब उसको न्यायिक समीक्षा से मुक्ति मिल जाती है। ये शब्द याद रखिए, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा मतलब क्या होता है, संसद कोई भी कानून जब पास करे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो ये देखे कि संसद ने जो कानून पास किया गया है वो संवैधानिक है या नहीं है। और अगर किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो कोर्ट का ये अधिकार समाप्त हो जाता है। इसीलिए ये संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला सवाल देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एकल कार्यपालिका। दोस्तों याद रखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होती है उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, एक दूसरे से कामों में दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं करती है। अगला सवाल देखते हैं हम। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसदीय सर्वोच्चता। दोस्तों याद रखिए, ब्रिटेन में संसद सबसे सर्वोच्च होता है, वो कुछ भी कर सकता है, क्लियर है। लेकिन यदि हम अपने देश की संसदीय शासन प्रणाली को देखेंगे तो संसद सर्वोच्च नहीं होता है। यहाँ पर न्यायपालिका के पास भी अधिकार है, कार्यपालिका के भी पास अधिकार है और विधायिका के पास भी। मतलब भारत की संसदीय प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा है। और संसद में, ब्रिटेन में संसद सबसे ऊपर होता है, सबसे पावरफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। देखिए दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो परिसंघीय है या आप बोल सकते हैं संघीय है। यहाँ पर क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। केंद्र के पास शक्तियां होंगी और राज्य के पास शक्तियां होंगी, लेकिन ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शक्तियां किसके पास होंगी? केंद्र के पास। शक्तियों का बंटवारा ज़रूर है लेकिन ज़्यादातर शक्तियां केंद्र में निहित है, ठीक है। और इसीलिए इसको कहा जाता है ये परिसंघीय संविधान है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। कांग्रेस, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? सही ऑप्शन है इसका कलकत्ता अधिवेशन, जो कब हुआ था? वर्ष 1911 में। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? सब जानते हैं दोस्तों, बचपन से जो है हम अपने स्कूल में गाते हुए आ रहे हैं इसको। ऑप्शन सी, 52 सेकंड। साथ ही साथ ये भी याद रखिए 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। अगला सवाल। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, केसी वियर। दोस्तों ध्यान में रखिए, हमारा संविधान इतना भी कठोर नहीं है कि उसमें संशोधन किया ही ना जा सके, जैसे कि यूएसए का संविधान, और ना ये इतना लचीला है कि हर दिन एक नया संशोधन कर दिया जाए जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। हमारा संविधान कठोर और लचीला के बीच है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संघ और राज्यों का एकल संविधान। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हमारे देश में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और आपको पता ही है हमारा देश बहुत बड़ा देश है। अब 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग संविधान नहीं हैं,
सबका केवल एक ही संविधान है जो हमारा भारत का संविधान है, वही संविधान इस 28 राज्य का संविधान होगा और इस 8 केंद्र शासित प्रदेश का संविधान होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि संघ और राज्यों का एकल संविधान, और इसी वजह से ये इतना बड़ा हो गया है, क्योंकि इतने बड़े देश को चलाना है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो एक एक चीज़ जो है वो लिखी हुई होनी चाहिए, इसलिए इतना बड़ा हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आइवर जेनिंग्स का। दोस्तों याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट है जिसको इस ज्यूरिस्ट ने दिया है। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में जो है स्टेटमेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा है? तो सेम ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ये कहा है केसी वियर ने। भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनता। देखिए दोस्तों, हमारा देश है एक लोकतांत्रिक देश, ये हमारे प्रस्तावना में भी बताया गया है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन। क्लियर है? और हमारे प्रियम्बल में ये भी बोला गया है कि हम भारत के लोग, मतलब संविधान को शक्ति प्रदान करने वाला भी कौन है? हम भारत के लोग। देश में सबसे ऊपर होता है संविधान, और संविधान से भी ऊपर होता है इस देश की जनता। इस देश की जनता से ही देश का संविधान है। क्लियर है? इसलिए राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है वो इस देश की जनता होगी। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? अगेन एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। अब आप देख लीजिए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देने की बात कही जा रही है। आगे आप इसका राजनीतिक विचार निकाल ही सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? सही आंसर है जी ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? पहले ही बताया मैंने कि इस प्रकार के शासन प्रणाली में जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला सवाल। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य सूची। देखिए 7वीं अनुसूची में जो 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये जो कृषि है वो राज्य सूची में आता है। मतलब कृषि से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका को है, जिसमें आते हैं विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर है ये चीज? राज्य की विधायिका कृषि से संबंधित कानून बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची किसके अंतर्गत शामिल की गई है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, सूची तीसरा, समवर्ती सूची। मतलब कि फिर से विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेने पर कानून देश की सांसद, पार्लियामेंट और राज्य की विधायिका दोनों बना सकती है। अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना। फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये चीजें कहां पर लिखी गई है? संविधान की प्रस्तावना में। क्लियर है? अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, केशवानंद भारती वाद 1973। दोस्तों क्या हुआ? केशवानंद भारती केस में ये बोला गया कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है और संविधान में संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के द्वारा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है?
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगर आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो वहां पर गणतंत्र, रिपब्लिक देश की बात कही गई है, एक ऐसा देश जिसमें राज्य का प्रमुख जो कि होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत नहीं आता, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ये चुनाव के द्वारा आता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इस देश के सांसद, मतलब एमपी और एमएलए जो कि इलेक्टेड होते हैं, चुने हुए होते हैं, ठीक है। और इसीलिए बोला जाता है कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आता है राष्ट्रपति, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। तो क्या क्वेश्चन है? भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र उस देश को कहा जाता है जिसमें राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति चुनकर आया हुआ हो, ना कि वंशानुगत आया हो। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य से मतलब है पूरा देश, ठीक है। देखिए दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष का मतलब एक ऐसे देश से है जहां देश का अपना कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वहां पर जो रह रहे लोग हैं उनका अपना धर्म हो सकता है, और वो देश किसी भी धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ नहीं होगा, किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसे देश को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष देश। क्लियर है? इसलिए क्या है इसका सही ऑप्शन? भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, इसलिए जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आगे बढ़ते हैं हम। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रूसी क्रांति 1917। दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति 1917 से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये जो है केस ये कब का है? 1993 का। और इसी केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का न केवल अंग है बल्कि अभिन्न अंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सार्वभौमिकता। दोस्तों, सार्वभौमिकता का मतलब होता है सबका भला हो। क्लियर है? तो सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से हैं, ये सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता। अगले सवाल की तरफ। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हम भारत के लोग सबसे। दोस्तों, ए नहीं बी है, ठीक है। हम भारत के लोग शब्द से जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। यदि आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो संविधान की प्रस्तावना ही स्टार्ट होती है हम भारत के लोगों से। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और डी कैंसिल हो जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदेशों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी में। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में जिस प्रकार के देश की बात कही गई है, जिस प्रकार के संविधान की बात कही गई है, अगर हम उसको डिटेल में देखेंगे तो वो हमको मूल अधिकारों में भी दिखता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दिखता है और मौलिक कर्तव्यों में भी दिखता है। मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में और मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संप्रभुता। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों सब पर निर्णय लेने की क्षमता खुद रखता है। जैसे कि जब अंग्रेज के गुलाम था भारत, अंग्रेज का जो सांसद है वो कानून बना के भेजता था भारत के लिए, हर निर्णय अंग्रेजी लेते थे भारत के लिए। क्यों? उस वक्त भारत संप्रभु देश नहीं था। आज भारत संप्रभु देश है। आज भारत से जुड़ा हुआ निर्णय कोई और देश नहीं ले सकता, और इसीलिए कहा जाता है कि हमारा देश एक संप्रभु देश है। अगला सवाल देख लेते हैं। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, के.एम. मुंशी। जन्मपत्री की संज्ञा दी है दोस्तों के.एम. मुंशी ने। अगला सवाल देख लेते हैं।
प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेरूबारी संघ मामले में जो 1960 का केस है। इस केस में क्या कहा गया कि संविधान में प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, मतलब प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर बाद में इस निर्णय को बदल दिया गया केशवानंद भारती केस 1973 में कि नहीं, संविधान में ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और संविधान प्रस्तावना में भी जो है संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों कंफ्यूजन हो रहा है तो केवल इतना याद रखिए कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये बात कहा गया था बेरूबारी संघ मामले 1960 में। बाकी अगर चीजें नहीं याद हो रही है छोड़ दीजिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? वर्तमान की बात कर रहे हैं तो अगर हम वर्तमान में देखें तो ऑप्शन सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित करी गई हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 20। ध्यान में रखिए 530 सीटें जो हैं वो राज्यों से आती है, स्टेट से आती है, और जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश वहां से आती है 20 सीटें। पहले 2 सीटें आंग्ल भारतीयों के लिए संरक्षित थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। 530 सीटें आती है राज्यों से और 20 सीटें आती है केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें, तो वो आंसर है ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 2019 को। दोस्तों आपको पहले पता ही है कि ये जो हमारा जम्मू और कश्मीर था ये पूर्ण राज्य था, फिर बाद में 31 अक्टूबर 2019 को इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक था जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा आया लद्दाख। ठीक है, तो कब बांटा गया इसे? 31 अक्टूबर 2019 को। अगला सवाल पर जाते हैं, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी वर्ष 1953 में। क्या हुआ था दोस्तों, जब जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद फिर ये सवाल उठने लग गया कि कैसे राज्यों को अलग, मतलब कैसे इस देश को अलग अलग राज्यों में बांटना है, और उसके लिए एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। और ये क्यों गठित किया गया था? राज्यों के पुनर्गठन के लिए। अगला सवाल देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में अगर बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1 नवंबर 1956 को कितने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान में रखिएगा इसको। अगले सवाल पर जाते हैं हम, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। जो कब किया गया ये संविधान संशोधन? 1975 में। अब दोस्तों याद रखिए, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ये है 35वां संविधान संशोधन। इससे पहले हुआ था, यह है 36वां संविधान संशोधन, उससे पहले हुआ था 35वां संविधान संशोधन 1974। तब सिक्किम को एक सह राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। सह राज्य मतलब एक ऐसा राज्य जो अपना पूर्ण रूप से देश तो होगा, लेकिन यदि उस पर कोई आक्रमण करेगा तो भारत उसकी सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेजेगा। और 1 साल बाद 1975 में फिर से अमेंडमेंट किया गया जो कि था 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद सिक्किम को भारत का पूर्ण अंग बना लिया गया, मतलब एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, मतलब वो भारत के संघ में शामिल हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर कि सिक्किम को कब भारत के एक राज्य का दर्जा मिला है? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। अगला सवाल देखते हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए दोस्तों, एक राष्ट्रपति जो है वो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में शासन नहीं कर सकता, इसलिए राष्ट्रपति जो है वो प्रशासक नियुक्त करता है। कुछ जगह पर होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और कुछ जगह पर जो नाम है वो प्रशासक ही रखा गया है। जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ कहाँ पर होते हैं? अंडमान निकोबार, जैसे कि दिल्ली
और जैसे कि पौंडुचेरी और बाकी जगह जैसे कि चंडीगढ़ है वहाँ पर प्रशासक होते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती है वो होती तो राष्ट्रपति की ही है, लेकिन राष्ट्रपति जो है अपने काम को आसान बनाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर लेता है। अगला सवाल देखते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किस देश के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। कौन कौन से? पाकिस्तान के भी, बांग्लादेश के भी और अफगानिस्तान के भी जो ये माइनॉरिटीज़ हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और ये कौन से अधिनियम में बताया गया? नागरिक संशोधन अधिनियम। दोस्तों ये CAA का फुल फॉर्म याद रखना है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन का मतलब हो जाएगा नागरिक, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन और एक्ट का मतलब अधिनियम। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। देखिए दोस्तों, परित्याग के आधार पर मतलब वो अपनी नागरिकता त्याग कर दे, या पर्यावसान के आधार पर। पर्यावसान का मतलब ये है कि उसकी नागरिकता जो है वो खत्म ही हो गई है। वंचना मतलब किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी। तो इन तीनों के आधार पर जो है नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीदा जा सकता, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कृषि भूमि। दोस्तों ध्यान में रखिए, इस PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये इसका फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। और जिस व्यक्ति के पास ये कार्ड होगा वो भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, A और B दोनों को। देखिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है, ये दोनों जो हैं वो मौलिक अधिकार के संरक्षक होते हैं। यदि आपसे कोई आपका मौलिक अधिकार छीने तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत। तो इन दोनों को बोल सकते हैं हम ये रक्षक है मौलिक अधिकारों के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। देखिए दोस्तों, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा करता है, और इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की बात कही गई है, जो कि कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और छठवा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हमारा जो फर्स्ट है समानता का अधिकार, वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताया गया है, और यही सवाल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 और अनुच्छेद 16 का क्लॉज 2। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो क्लॉज 1 है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1, ये बात करता है भारत के सभी नागरिकों को रोजगार के समान अवसर की, और ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 है, ये बात करता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, ये जो 6
ग्राउंड दिए गए आपको, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक को रोजगार के अवसर प्रदान करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 का क्लॉज सी। देखिए दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि कभी कभी आरोपियों को पुलिस कस्टडी में मार पीट कर वो जो अपराध नहीं किए रहते हैं उसको भी कबूल करवाया जाता है, लेकिन हमारा आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और इसीलिए जो कोर्ट में गवाही दी जाती है केवल वही मान्य होता है, अन्यथा किसी भी कस्टडी में दी हुई गवाही मान्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के विषय में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। दोस्तों, दोहरे दंड का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी व्यक्ति ने किसी का हत्या कर दिया है, अब उसको मान लेते हैं 20 साल की सजा सुनाई गई है। अब एक बार 20 साल की सजा सुनाने के बाद उसको और सजा नहीं सुनाया जाएगा। एक अपराध के लिए 1 बार दंड, एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। स्व अभिशासन मतलब आप समझते ही हैं, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों प्रकार का अधिकार हमको दिया गया है अनुच्छेद 20 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। देखिए दोस्तों, जब भी विदेश में घूमने की बात की जाए तो वो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत, और पूरे भारत देश में जो घूमने का अधिकार दिया गया है वो है अनुच्छेद 19 के तहत। विदेश घूमने का अधिकार अनुच्छेद 21, और भारत के क्षेत्र के अंदर जो घूमने का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 24। दोस्तों, ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 24 के तहत यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खदान में या कोई ऐसी जगह जहां पर जान का खतरा हो काम नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। देखिए दोस्तों, यदि कोई मौलिक अधिकार को छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32, इसके तहत यदि हमसे कोई हमारा मौलिक अधिकार छीनता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इसीलिए इस आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 के तहत। अगला सवाल हमारा, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। देखिए दोस्तों, ध्यान में रखिए, पहले संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज F में, और इसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक नया अधिकार वैधानिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। मतलब कि जो संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 31 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज F में था, उसको हटाकर एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 300A। ठीक है, और ये कब हुआ है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम।
वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैधानिक अधिकार। अभी हमने देखा है कि पहले संपत्ति का अधिकार भाग 3 में था, मौलिक अधिकार के अंदर था। बाद में 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अगला सवाल, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए, अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 6 है, इसमें शिक्षा से संबंधित आरक्षण की बात कही गई है, और अनुच्छेद 16 का क्लॉज 6 जो है, इसमें किसके रोजगार से संबंधित आरक्षण की बात कही गई है। मतलब कि ईडब्ल्यूएस जो है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, शिक्षा किससे संबंधित क्षेत्र में अनुच्छेद 15 के क्लॉज 6 में, और अनुच्छेद 16 के क्लॉज 6 में रोजगार से संबंधित आरक्षण की बात कही गई है। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21A में बताया गया है। दोस्तों, ये ए देखकर लग रहा होगा ये मूल संविधान में तो नहीं था, इसको बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। कौन सा संशोधन था? 86, जो 2002 में जोड़ा गया, और इसके तहत जो है वो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया, और ये हमको मिलता है आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की भी स्थिति में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को नहीं हटाया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा आर्टिकल 19 में, और जीवन जीने का अधिकार मिलेगा आपको आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1976 में। दोस्तों, याद रखिए, हमारा अनुच्छेद 23 जो है वो बताता है कि किसी भी व्यक्ति को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं की जा सकती, और इसके ही लिए कानून बनाया गया बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। अगला सवाल है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जो कि हमारे संविधान का भाग 4 है, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक के प्रावधान है। देखिए दोस्तों, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है क्या? इसमें संविधान राज्यों को निर्देश देता है कि आप नीति निर्माण के समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43 का। दोस्तों, ये डीपीएसपी का भाग है, जिसमें ये कहा गया कि जो उद्योग होंगे वो अपने मैनेजमेंट में अपने कर्मचारियों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। दोस्तों, आपको याद रखना है डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 39 के क्लॉज डी में ये बोला गया है कि समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, अभी हमारे 100 क्वेश्चन का जो सीरीज था वो खत्म हुआ। अब तक मैंने जो पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। 2 क्वेश्चन का मैं आपको टेस्ट ले रही हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? ये 2 सवाल आपके लिए है। दोस्तों, हमारे पेड पीडीएफ की वेबसाइट लॉन्च हो गई है, आप इसे नोट कर लें। इस वेबसाइट पर आपको हमारी वार्षिक 2022-2023 के करंट अफेयर्स और हर सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाएगी।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।